तो जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। ये जो क्लासेस चल रही है यूपीएससी के पीवाईक्यू, ये जो पीवाईक्यू की क्लास चल रही है इसमें हमने क्वेश्चन पेपर लिया है आपका 2019 का। 2019 का पार्ट 1 आपको उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन आपसे अब तक चर्चा का बिंदु बनाए हैं। इस क्लासेस में हम देखेंगे 51 से पूरे 100 तक। ठीक है, ये इसकी ड्यूरेशन जो लेंथ रहेगी क्लास की वो ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी और इसमें हम चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा जो मैं क्वेश्चन देता हूँ। एजुकेशन वायर ना आपको केवल यूपीएससी के पीवाईक्यू दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ यूपीपीसीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का क्विक रिवीजन आपको पहले से उपलब्ध करा दिया गया है और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का एमसीक्यू क्लास चल रही है टॉपिक वाइज और रिवीजन भी करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे आपको करंट अफेयर के कितने सर 500 प्लस यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके और अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रख करके करंट अफेयर पर आधारित 500 प्लस क्वेश्चन हमने करवाए, उनको हम तैयार आपसे करवा रहे हैं। और भी बहुत कुछ दे रहा है आपको एजुकेशन वायर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं इस पेपर को क्यों, देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें डबल आपको इसलिए दिख रहा है, ये जो इधर दिख रहा है, ठीक है इधर दिख रहा है। अब मैं इसको छोटा करूं तो देख लो आप इतना दिखेगा, और यदि मैं इसको बहुत जूम करता हूं ऐसे तो आपको क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखता है, उसके विकल्प नीचे चले जाते हैं। इसलिए आप देखोगे ये क्वेश्चन पेपर है तो मैंने इसको इसी तरीके से रखा है। ठीक है, अब जो इसमें दिखेगा ठीक है उसी को हम थोड़ा मैनेज करेंगे। चलिए, तो समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में विशिष्ट अनुरक्षित जनजातीय समूह पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दे के रखे और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है पीवीटीजी देश के 18 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में निवास करते हैं। बात एकदम ठीक है, एलिमेंट मेथड भी लगाएंगे। स्थिर या फिर कम होती जनसंख्या पीवीटीसी स्थिति को निर्धारण करने का एक मापदंड है, बिल्कुल बात ठीक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक रूप से अधिसूचित हुए हैं। चौथा है पीवीटीजी की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल हुई हैं, तो ये भी बात ठीक है। परंतु आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट गलत है सर, क्यों? क्योंकि इसमें 75 ट्राइब्स अब तक शामिल हुई हैं, ठीक है, ना कि 95। और मैं इसलिए कहता हूँ जहाँ पर आपको कोई नंबर दे दे तो यूपीएससी थोड़े अलर्ट हो जाइएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। तो तीसरा जहाँ होगा वो स्टेटमेंट गलत होगा। और देखेंगे 3 कहाँ कहाँ पर है, डी में है 3, ए में है, बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पूछा है आपसे, तो 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्यतः विधियों में अंतर्वृष्टि प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। किसके बारे में पूछे, आर्टिकल 142 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय में मतलब सर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बी अगर हम देखें तो बी ऑप्शन कहता है आपका, बी कहता है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। सी देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, नहीं कर सकता। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्माण नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय, क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल अगर आपने भाग 4 का अगर आपने 50 पढ़ा है तो वो इसके बारे में ही डिस्कस करता है। ठीक है, चलिए डीपीएस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका भारत के
किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन प्रावधान करता है। ठीक है। दूसरा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर क्या है, की जा रही है। तो आप देखोगे इसमें दोनों बातें क्या हैं, ठीक हो जाती हैं, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आपसे पूछा है, कह रहा है कि सही कौन सा है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, एक और दो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, मोटा ताजी तगड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और इसमें हम एलिमेंट मेथड लगाएंगे। देखिए कैसे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और गेस्ट ऑप्शंस, मतलब आप देखोगे यूएनसीएसी का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों के तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यूएनसीएसी अब तक का सबसे पहला विधिक बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार नीति रितुदित लिखी गई है। क्या ये बाध्यकारी है? आइए इसको जरा एक बार ऑप्शंस पे चलते हैं। देखिए सर, इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एकदम क्या है आपका, ठीक है। लेकिन पहला स्टेटमेंट देखें कि एक तरीके से ये वायु मार्ग प्रवासी पक्षियों की तस्करी की बात करता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। जहाँ पर पहला है कि आप देखोगे ये गलत हो जाएगा, पहला जहाँ पर उसको कट कर देंगे बच्चे। ठीक है, जो पहला है हम उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। अब जरा तीसरे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है तीसरे स्टेटमेंट में। तीसरे स्टेटमेंट में है कि राष्ट्रपार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्म क्राइम्स, मतलब यूएनटीओसी की एक विशिष्टता से एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिससे जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई है। नहीं सर, इसमें ये बात कहीं नहीं की गई है कि उनको संपत्ति लौटाना है, बुझाना है। चौथा वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो तीसरा जहाँ पर है उसको कट कर देंगे। आप देखोगे तीन कहाँ पर है, तीन एक में है, तीन दो बी में है और तीन डी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक और चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार दिया गया है। ये पूछ रहा है 55 में, क्या ये बात सही है कि वो वनों को काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, ये अधिकार उनको है या नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई अधिकार तो था नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज में स्वामित्व की अनुमति देता है। आप देखोगे कथनों में सही पूछा है, पहला स्टेटमेंट गलत है और पहला गलत है, तो आप देखोगे दो और तीन इसके अंतर्गत सही है, मतलब इसका आंसर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। पहला वाला गलत है कि वनों को काट गिराने का अधिकार उनको नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी 21। ये आर्टिकल इस बात को कहता है कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? एनिमेट मेथड यूज करेंगे। आइए देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय पेमेंट्स अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैविक प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। क्या ऐसा है कि भारत में पेटेंट कराया जा सकता है? तो आप कहोगे जी नहीं, भारत में कोई ऐसा पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, पहली बात। दूसरा है कि भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है। ये भी गलत है सर, अपीलीय बोर्ड हमारे यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो आपका जहाँ पहला है और दूसरा उसको कट कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा।
बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर तीसरा मतलब सी इसका आंसर होगा। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। और उन्होंने कहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि पहला स्टेटमेंट है वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया को रीति का विवरण देता है। क्या ऐसी बात करता है कि वो एक कोई विवरण देता है? पहली बात तो ये कोई विवरण वगैरह नहीं देता है कि उसको कोई प्रक्रिया हासिल हो और सहभागिता वगैरह वगैरह। दूसरा है कि यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। बिल्कुल ये वाली बात ठीक है और पूछा है सही, तो इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत था तो ए और सी आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर है 59। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है? ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्या था? करंट बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। 5 में पूछा सर, 5 में। बी है ये नियम केवल, ओनली वर्ड का यूज कर दिया गया, अधिसूचित नगर स्थानीय निकायों अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पहलों पर लागू होगा। ये तो गलत है, पहला दूसरा गलत है। सी है इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपलब्धि आप देखोगे होने चाहिए। डी है अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह अज्ञापक को होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसके लिए लाया गया था अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहे हैं औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार, और इसमें पूछा जा रहा है कि यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को क्रियान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो बात तो एकदम ठीक है भाई, अगर ऐसा होगा तो छंटनी हम कर सकते हैं। दूसरा है अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा, और ये कानून भी लेकर के आए थे। पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो राइट आंसर क्या है? सी। दोनों बातें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सेवा क्षेत्र उपगम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया था? अब देखो जो सर्विस सेक्टर है वो किसके अंतर्गत आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, बी अग्रणी बैंक योजना जिसको लीड बैंक स्कीम कहते हैं, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डी अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्रणी बैंक योजना। जो लीड स्कीम थी वो आप देखोगे सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बैंक जब ऋण देती है तो क्या करती है? सेवा ही तो देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं। थोड़ा बड़े स्टेटमेंट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो आइए मैं इसको थोड़ा जूम ही कर देता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जो गौण खनिज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर एक होगा वो आंसर क्या होगा? सत्य होगा। अब देखिए जहाँ पर एक एक है उसकी हम बात कर लेंगे, तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों का प्रदान करने के संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र के पास है। नहीं सर, ये इसका इस चीज़ को भी कर सकता है, और इन सब के अलावा आप देखोगे अन्य तथ्यों को भी क्या कर सकता है? रेखांकित कर सकता है। तो इसीलिए आप देखोगे ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा गलत है, तो आप देखोगे आंसर इसका ना ये होगा ना ये होगा,
ठीक है। अब दूसरा गलत और डी भी नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, क्योंकि गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। स्टेट लेवल की आप देखोगे सरकारें जो हैं वो अपने स्तर पर गौण जो खनिज है उनके जो इलीगली तरीके से माइनिंग होती है उसको वो रोकने में सक्षम हो सके, उस पर ये काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। यह है स्टेटमेंट पहला है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी, अब देखो कि शतकों के ऋणी होने के द्वारा है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत लेकर के आता है और सरकार भी, दोनों लेकर के आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का सारा विदेशी ऋण डॉलर के मूल्य वर्ग में है। नहीं सर, गोल्ड में भी है, गोल्ड में भी है और उसके साथ साथ अन्य मुद्राओं में भी है। तो इसलिए दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इसमें से दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। मतलब आप देखोगे एसिड होती है, तो एसिड में क्या शामिल नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है अग्रिम, दूसरा है जमा, तीसरा है निवेश, और डी की बात की गई है मांग तथा अल्प सूचना मतलब मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोट्स। तो आप देखोगे इसमें है आपका डिपॉजिट, मतलब आपके पास में मान लीजिए 1,000 रुपये और आपने क्या किए हैं, 1,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि उनको सेफ्टी करके रखे और जब आप लेने आए तब आपको वो पूर्ण रूप से 1,000 रुपये वो दे दे, जब भी आपको 1,000 की जरूरत हो। तो डिपॉजिट जो है ये बैंक का नहीं बल्कि जो डिपोजर है उसका ही है सर, जिसने पैसा जमा किया है वो अपना पैसा निकाल सकता है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस यकीन कारक या कारकों का योगदान है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के आईटी सेक्टर में विदेशी मुद्रा का अर्जन, दूसरा है सरकारी व्यय को बढ़ाना, और तीसरा है विदेश भारतीयों द्वारा भेजा गया धन। तो पूछा है नीचे कूट करके सही उत्तर का प्रयोग चुनिए, मतलब आपको सही बताना है। देखिए यह है सरकारी व्यय, अगर मान लीजिए मुद्रा का संकट है और आप चाहते हैं कि इस संकट से बाहर आया जाए, तो सर संकट से बाहर आने के लिए आप सरकारी व्यय तो बढ़ाएंगे नहीं बल्कि कम करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा जहाँ जहाँ उसको कट कर देंगे, तो ए नहीं, सॉरी आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। पहला और दूसरा ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या पूछे, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। अब ये पूछा गया है कौन सी समिति। ऑप्शन नंबर है, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी राजमन्नार समिति 1969, सी सरकारिया आयोग 1983, डी संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसका आंसर आपको क्या करना है महोदय, कमेंट्स करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 66 का आंसर आपको कमेंट्स करना है। इजी सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी करना होता है। अब उनको एक आप देखोगे ये नोट्स जारी करना होता है, वो नोट्स कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है जमा प्रमाण पत्र, बी है आप देखोगे वाणिज्यिक प्रमाण पत्र, सी है वचन पत्र जिसको आप देखोगे प्रोमिसरी नोट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका सहभागिता पत्र जिसको पार्टिसिपेटरी नोट्स कहते हैं। और यही पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है आप देखोगे ये जारी करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, पूछा है सही कौन सा है। पहला है, विधि के अनुसार प्रतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रतिपूरक नवीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक नवीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। ऐसा तो देखो नहीं होता है कि जब अनिवार्य है एक्सट्रीम वर्ड है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा।
तो आपसे सही पूछा तो आपका बी नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दूसरा इसमें गलत है। और जब दूसरा गलत है तो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर पहला वाला ठीक है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, भारत में दूर संचार, किसकी बात कर रहे हैं, भारत में दूर संचार, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है या करती है। अब देखिए कौन करता है ये पूछा जा रहा है बीमा विद्युत को लेकर के, ठीक है। और नीचे देखो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला, इसमें 5 स्टेटमेंट है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है जरा उसको आप समझिए जरा। पहला स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। दूसरा है संसद विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तीसरा है वित्त आयोग। अब देखो वित्त आयोग तो ये काम नहीं करता है, जहाँ 3 है उसको कट कर देंगे तो बी और सी। वहीं नीति आयोग भी इसमें काम नहीं करता है तो 5 में भी कट कर देंगे, तो राइट आंसर 1 2 हो जाएगा। वित्त सेवा क्षेत्रालय ये भी नहीं करता है तो एक है संसदीय गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी समितियां इसके अंतर्गत आती हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70वां देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कथनों पर कौन सा या कौन से कथन सही है या है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसको आवश्यक रूप से ध्यान रखना, जहां पर मैं लाइन करता हूँ डैट। ये कह रहे हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। क्या ये बात ठीक है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप देखोगे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया? सही बात है। दूसरा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति का आर्थिक शक्ति को बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार उद्देश्य को बनाया गया। ये भी बात ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार वित्तीय क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब डी आंसर नहीं है और इसका सी आंसर नहीं है। पहला और दूसरा ठीक है तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 और 2 तो दोनों। तो देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सर। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला है AIIB के 80 से अधिक राष्ट्र हैं। दूसरा है AIIB में भारत का सबसे बड़ा शेयरधारक है। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा शेयरधारक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। केवल आप देखोगे ए इसका आंसर है। AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय बैंकों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्ऋणदाता करार मतलब इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर कराने का क्या उद्देश्य था। ये उद्देश्य एसिड को ध्यान में रख करके लाया गया, क्योंकि जो बैंकों की एसिड है वो लगातार आप देखो कि NPA बढ़ रहा था, तो एसिड कमजोर हो रही थी और NPA बढ़ रहा था, तो इसलिए इसको लेकर का एक इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। पहला है, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के पुनर्अनुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। बी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के आधारिक संरचना परियोजनाओं को संलंबन प्रदान करना। सी, 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना। डी, 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्ति, जिसको स्ट्रेस आप देखोगे एसेट्स का जो सहज संबंध उधारी के अंतर्गत अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एसिड को लेकर के था, ठीक है। जो आपकी NPA था उससे लेकर के था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, 73 क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन कौन करता है, तो ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी केंद्रीय वित्त मंत्री, डी संबंधित बैंक का प्रबंधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैंक बोर्ड ब्यूरो इसके अंतर्गत रखा गया। अभी एक नई संस्था बनी है, उसका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कौन सी नई संस्था बनी है जो अब बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थान ले लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि सर आपको सही बताना है। तो देखो यहाँ पर एक शब्द है विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष दी जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो जहाँ पर 3 है उसको कट कर देंगे, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो एक अगर स्टेटमेंट आपको पता है फिर भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जो आपके सामने हम प्रूफ शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के बीच क्या अंतर है। LTE को साधारणतः 3G के रूप में वर्णित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः 3G के रूप में विवरणित किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे दूसरा है LTE डेल्टा अनुलित तकनीकी है और वोल्ट वॉइस ओनली तकनीकी है। तो देखो इसमें दूसरा और पहला दोनों गलत है, पूछा है सही, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहे हैं मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। और नीचे भी आपसे सही पूछा, ऊपर भी सही। पहला है गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सविंतर अवकाश की हकदार हैं। बी शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने का अनुमोदन देना अनिवार्य है। कितनी बार? 6 बार। क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ पर एक महिला जो माता है क्या वो 6 बार जा सकती है? ठीक है। तीसरा है 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। तो देखो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि 2 बच्चों वाली या 3 बच्चों वाली महिला को इसके अंतर्गत रखा गया है। और यदि आप देखोगे इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक है, तीसरा वाला आप देखोगे इसमें आप देखोगे पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा सही है, क्योंकि 2 बच्चों वाली महिला को न्यूनीकृत के हक के मिलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, उनको ये हक मिलेगा। इस चीज़ को इसमें रखा गया, थोड़ा सा परसुएट किया गया लोगों को कि ऐसा भी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उप सूचकांक नहीं है। अब भारत इसमें शामिल नहीं है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उप सूचकांक इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बी करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, डी निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। तो ये करेक्ट आंसर है। आप देखोगे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये वर्ल्ड बैंक की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है, इसके लिए अलग से संस्थाएं जो काम कर रही हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया? किसमें किया गया? ऑप्शन नंबर ए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन अधिनियम 2019-98, पुनर्चक्रीय प्लास्टिक विनिर्माण या निर्माण और उपयोग नियम 1999, ई अपशिष्ट प्रबंधन हस्तांतरित नियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे इसमें खास तौर पर रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन हस्तन नियम 2011। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान के लिए बोनस को यदि कुछ के साथ साथ में क्या शामिल है। अब देखो जो बोनस के साथ साथ क्या है, तो इसमें आप कहोगे C2 इंटू 1.5 मल्टीप्लिकेशन इसके अंतर्गत शामिल है। तो केवल परिवहन लागत, बी केवल ब्याज लागत, सी परिणाम प्रारंभिक और प्रसार अर्थनैतिक लागत, या फिर डी प्रमाणिक गोदामों पर प्रभाव गोदामों की लागत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रमाणक प्राशिकिंग और प्रभाव वितरण की जो लागत है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा।
अब देखो सोशल कैपिटल क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या के साक्षरों का अनुपात, बी इसके भवनों अन्य आधारित संरचना और मशीनों का स्टॉक, सी कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, डी समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर अगर बैठता है तो इससे सोशल कैपिटल आपकी तैयार होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है, नहीं सही पूछा है। पहला है किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। अब देखो पहली बात तो ये चलेंगे सर विपरीत, कहाँ चलेंगे, ये विपरीत चलेंगे, ऐसा नहीं है होती है सर, सुप्रीम कोर्ट की होती है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ये भी गलत है। पूछा सही केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो, तो इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और संविधान में आप देखोगे उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति है कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं जोड़ सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट है क्रय शक्ति समझा, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको पीपीटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्य की तुलना पर की जाती है। पीपीटी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा इन्होंने कहा था 2019 में। पूछा आपसे सही, तो ऑप्शन नंबर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो, तो राइट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी है सर, आप देखोगे छठी नहीं है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, यह है। पहला है धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा है ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। चौथा है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। देखो क्षेत्र निरंतर घटा है तो ये तो गलत हो जाएगा, तो वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक और तीन हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा इसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, ये कह रहे हैं भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पहले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। तो मूल्य के आधार पर किसका रहा है, ऑप्शन नंबर ए मसाले, बी ताजे फल, सी दलहन और डी वनस्पति तेल। हम पॉम ऑयल और खाने वाला जो ऑयल है जिसको, ठीक है, पॉम ऑयल कहते हैं, ये हम अन्य देशों से इम्पोर्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। ऑप्शन नंबर है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, दूसरा है नियंत्रण का अभाव, तीसरा है इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, और चौथा है मतलब डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। क्वेश्चन है आपका 86, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये इसमें बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा है भारतीय कर्ताओं को मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने के प्रोत्साहित करना, सी है विदेशी वाणिज्यिक उधारी के संबंध में दशाओं को आसान बनाना, और डी है एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो ये अब रुपए की गिरावट हो रही है तो यहाँ पर काम करेगा कि उसको रोका जा सके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड में पानी पी लेता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा है। ये कह रहे हैं कि भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल हाल ही का निवेश जो कि प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में माना या फिर जाना जाता है। भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स को समावेश करना है। ऑप्शन नंबर पहला स्टेटमेंट है, यह एक सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। ये वह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में हो। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब पूछ रहा है आपसे सही, तो आप देखोगे इसमें दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ठीक है। और जैसे ही दूसरा गलत है आंसर इसका निकल के आ जाएगा। आप देखोगे इसका आंसर ए नहीं है, आंसर बी नहीं है, सॉरी दूसरा गलत है ना, तो आंसर इसका बी नहीं है, आंसर डी नहीं है, या तो सी होगा। अब देखो अगर हम देखें तीसरा क्या है, सी की अगर हम बात कर लें, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली में नहीं, ये भी नहीं है, तो पूछा सही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दक्ष संरक्षण डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्यतः दक्ष संरक्षण विनियमन जिसको जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और 25 मई 2018 को क्रियान्वित शुरू किया। ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूरोपीय संघ जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो कानून था इसको अपनाने का काम किया यूरोपीय संघ ने, जो कि डिजिटल से सामान्यतः रूप से रखा गया था प्राइवेसी नागरिकों को लेकर के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये कह रहे हैं हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ में नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र के प्राथमिककरण और क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जापान, बी रूस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर। अगला क्वेश्चन है आपका 90वां क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। अब किसके साथ साथ में क्या करेगा, बढ़ेगा। पहला है आरक्षित नकद मतलब कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, नहीं सर इस पर तो बढ़ेगा ही नहीं। बी है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी है संविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, और डी है जनसंख्या वृद्धि। राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनता की जो बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो उससे मनी मल्टीप्लायर क्या है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इस बात को क्या है ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 91वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। इन्होंने क्या पूछा है पहले उसको देखिए। ये कह रहे हैं मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। यह पहला स्टेटमेंट है, सर्वाधिक वास्तविकता मतलब आप देखोगे ऑगमेंटेड रियलिटी AR में एक पद्म छद्म वातावरण सर्जित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। क्या भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाएगा, तो ये तो है गलत, पूरी तरह, ठीक है। दूसरा है आभासी वास्तविकता वर्चुअल आप देखोगे रियलिटी VR में कंप्यूटर द्वारा सर्जित प्रतिमाएं वास्तविक जीवित की वस्तुओं या कहीं ना कहीं परिवेशों के अपेक्षित हो जाती हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है AR व्यक्तियों को संसार में विद्वान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC कैमरे का उपयोग करके अनुभव को उत्पन्न करता है। VR खासतौर पर आप देखोगे संसार को कृषि कर देना, संसार को आप देखोगे पृथक कर देना और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्णतः विनम्रता का अनुभव प्रदान करना था। पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो आप देखोगे जो 91 है इसका जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर ले तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 और 4। पहला गलत है, दूसरा गलत है, 3 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं शब्द डेनी बोनस, डेनी सोबन, ये कभी कभी समाचारों में
देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर है एक प्रकार के डायनासोरों का जीवाश्म, बी एक अधिमानव जाति मतलब स्पीशीज, सी पूर्वोत्तर भारत में प्राप्ति एक गुफा तंत्र, और डी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भौतिक कल्प के रूप में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अधिमानव जाति स्पीशीज को आप देखोगे डेनिसोवा के रूप में जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 93, विज्ञान में हुए अनुभव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों को जोड़कर क्रियान्वित गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। बी है प्रयोगशालाओं में कृत्रिम मतलब डीएनए इससे रचा जा सकता है। नहीं, तो ये भी आप देखोगे सॉरी क्या पूछे? सही नहीं है। ठीक है, ये पूछे सही नहीं है, तो आप देखोगे पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक है। ठीक है, बी ठीक है इसमें। और यदि हम देखें सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है आपका कि महोदय किसी जंतु कोशिका से निकलने या फिर डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्राकृतिक कराया जा सकता है। डी है पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की एक पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे ये भी ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप देखोगे इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न जातियों की जो कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों को जोड़ करके कार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख है जो कि इसे जारी करने वाले प्रमाण जो प्राधिकारी की पहचान करता है। बिल्कुल सर, ये तो पहचान स्वाभाविक ही करेगा, इसमें कोई दुराग्रह है ही नहीं, है कि नहीं? क्या ये ऐसा काम करेगा कि ये पहचान वगैरह सारी चीज़ें बताएगा या नहीं बताएगा, उस पर ये बातें हो रही हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 94। ठीक है, उसके साथ साथ इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। नहीं, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश परिवर्तित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप देखोगे इसका सी आंसर हो जाएगा। केवल 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 95 क्वेश्चन है, परिधीय प्रौद्योगिकी मतलब आप देखोगे वियोरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधीय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से ठीक है कार्य निष्क्रिय किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। अब इसमें भी क्या कह रहा है? सही आपसे पूछा जा रहा है। पहला है किसी व्यक्ति का आप देखोगे अवस्थान मतलब लोकेशन निर्धारण, बी दूसरा है कि किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर, और तीसरा है श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों बातें क्या हो जाती हैं आपकी? ठीक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि सर कि आरएनए अंतर्क्षेप डीएनए इंटरफेसियल जिसको आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला है यह जीन अभियांत्रिकी जीन साइलेंसिंग रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा है कि इससे कैंसर की चिकित्सा और रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसने हार्मोन्स प्रतिस्थापन आप देखोगे गोलोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। चौथा है कि इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के प्रतिरोधी थी। अब आपसे पूछ रहा है सही, आप बताओगे सही। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखोगे तीसरा गलत है, हार्मोन्स को नहीं। पहला सही है, दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या वो क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 सॉरी 96। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 1 2 4, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97वां क्या है, ये कह रहे हैं हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया।
इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है इक्ष्वेशोन कणों का अभिज्ञात हुआ, बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञात हुआ, सी वार्म होल से होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंदाकिनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा संभावना पुष्टि होती है, डी इसने वैज्ञानिकों के विशिष्ट लक्षण जिसमें आप देखोगे सिंगुलरिटी को सामान्यतः शुकर बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे गुरुत्वीय तरंगों का अभी एक तरीके से संकलन के रूप में रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 98, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत में सूक्ष्मजीवी रोगजनकों में बहुऔषधीय प्रतिरोध के कारण है? ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट पहला है कि कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती जेनेटिकली प्रीडिस्पोजीज का होना। दूसरा है रोगों के उपचार के लिए आप देखोगे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना। तो ये भी इसके लिए एक बड़ा कारण बन जाता है और इसीलिए आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है पहला इसमें गलत है, ठीक है, दूसरा इसमें सही है। आइए आप उन्हीं चीज़ों पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, उसके साथ साथ आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे पशु वार्मिंग में प्रजातियों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिकित्सक लोगों की बहुलता होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे 80वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 98 का, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि पहला सही नहीं था, दूसरा और चौथा सही लग रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं प्राय समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्ययुक्त संसाधन संपदा टारगेट्स के रूप में एडिटिंग प्रयुक्त करना आणविक कैंची से, बी रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त किया जा सके, सी एक जीन जो कि पादपों को एक पीढ़ी से प्रतिरोधी बनाता है, डी आनुवंशिक रूपांतरण फसलों में आप देखोगे संश्लेषण होने का वास्तविक कार्य दिखाता है। तो 99 की बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्ययुक्त जेनेटिक सीजर को पहुंचाना होता है और उससे खराब को निकाल करके अन्य तैयार कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि नोट करेक्ट विच ऑफ द ए फॉलोइंग नॉट करेक्ट। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए है यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ हिव की तरह ही संचालित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ यकृत शोध सी का टीका होता है और जबकि यकृत शोध आप देखोगे क्या हो जाता है बाई का जो दूसरा पढ़ देते हैं, यह है यकृत शोध सी टी, देखो यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता। सी सार्वभौमिक रूप से यकृत शोध बी और सी विषाणुओं को संक्रमित व्यक्तियों में हिव के संक्रमित लोगों की संख्या को कई गुना अधिक करता है। डी है यकृत बी और सी विषाणुओं से संक्रमित हुआ व्यक्तियों में अनेक रागों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। तो इसका आप देखोगे शो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप देखोगे इतना ही, ये यूपीएससी का हमने 2019 का पेपर भी आपका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे और उसके साथ साथ ये इसका लास्ट वीडियो था। जो आपकी क्लास चल रही है एमसीक्यू वगैरह वगैरह, तो उसको भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मल्ला आगे पढ़ रही है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।